अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पीपीएससी का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ मैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो एज यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो इसके पोर्शन है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और मैग्नेट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म यानी मकनातीस जिसे हम कह सकते हैं। तो सिंपल केस का क्या होता है? मैग्नेट। तो जब चार्ज मोशन में होते हैं तब मैग्नेटिज्म होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जब चार्ज मोशन करता है तो तब इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। और जब चा और उसके साथ उसका क्या होता है? मैग्नेटिज्म भी होता है। यानी कि चार्ज इन मोशन में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो इस यानी कि ये फोर्स मूविंग चार्जेस पे एप्लीकेबल है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मूविंग चार्जेस के लिए। जब चार्ज मूव करते हैं तब कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। जब चार्जेस रेस्ट में होती हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्जेस के लिए होती है। जो चार्जेस मूव कर रही होती है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म, जिसके वजह से चीज़ों को क्या कहता है? अट्रैक्ट करता है, मूविंग चार्जेस। तो इस फोर्स की हम क्या करेंगे? करेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। तो इसकी पहली करेक्टरिस्टिक है, इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान ही होगा। इट इज़ आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो भी क्या थी? लॉन्ग रेंज फोर्स थी। और ये भी फोर्स क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। यानी यहाँ पर भी चार्जेस के दरमियान इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस है तब भी ये फोर्स मौजूद होगी। मैंने आपको पिछली बार ग्रेविटेशन फील्ड के केस में भी बताया था कि अगर चार्जेस के दरमियान इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो फोर्स वीकर हो सकती है, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि मैथमेटिक्स में वो फोर्स इतनी वीक होती है कि हम उसको ज़ीरो ले लेते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो ज़ीरो नहीं होती। तो इस बात को आपने रखना है कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब चार्जेस के दरमियान अगर फोर्स ज़्यादा होती है फिर हम उस फोर्स को क्या कर लेते हैं? उस फोर्स को हम ज़ीरो कर लेते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो फोर्स ज़ीरो नहीं होती। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ये कायनात की दूसरी सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है इन द यूनिवर्स, और ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। इट आल्सो डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी होती है वो भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अगर दो चार्जेस के दरमियान आप फोर्स वो रखेंगे तब भी ये फोर्स मौजूद होगी। ये नहीं कहा होता कि मीडियम होगा तो फोर्स होगी, मीडियम नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगी। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इन जनरल इनसेपरेबल, सो डेट्स वे कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ये क्या होती हैं? अनसेपरेबल होती हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों साथ साथ होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट डोमिनेट्स ऑल द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल फिनोमिनस। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी क्या करेगी? डोमिनेट करेगी एटॉमिक स्केल को भी और मॉलिक्यूलर स्केल पे भी। मैक्रो स्केल पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पे ज़्यादा डोमिनेट करेगी। क्योंकि मैक्रो लेवल पे जैसे हम अपनी एग्जांपल्स ले लें तो हम क्या होते हैं? हम बिग मैसेज है तो हमारे दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज़्यादा होगी, और चूँकि हम न्यूट्रल बॉडीज है इसलिए हमारे दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को चार्ज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप देखो जो ट्रक है आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है आप उनको चार्ज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए यहाँ पर इसने वर्ड यूज़ किया है, इसने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल पर डोमिनेट करती है, यानी कि मैक्रो स्केल पे
ये डोमिनेट नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस मौजूद नहीं होते, चार्जेस माइक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। द अदर टू फोर्सेज आर प्रेजेंट ओनली एट न्यूक्लियर स्केल, जो बाकी दो फोर्सेज रह गई हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर स्केल पे ही प्रेजेंट होंगी। Therefore, the structure of atoms and molecule is governed principally by electromagnetic force। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमोलिकुलर और एटॉमिक लेवल पर ये फोर्स मौजूद होती है, तो इसलिए अगर हमने स्टडी करना है तो इसी फोर्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मैटर इज मोर, जो मैंने पहले अभी बात बता चुका हूँ, मेनली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, हम न्यूट्रल पार्टिकल्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज देयर फॉर लार्जली जीरो एंड टेरेस्ट्रियल फिनोमेना इज डोमिनेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। टेरेस्ट्रियल फिनोमेना का मतलब है जो जो खुश्की पर जो जितने भी फिनोमिनज होती हैं, क्योंकि हम जो खुश्की पर सारी हम लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक जो बॉडीज़ वो खुश्की पर ही पाई जाती हैं, तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ पर डोमिनेट क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम क्या होती है, न्यूट्रल होती हैं। हैंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द टेरेस्ट्रियल डोमिनेटिंग फोर्स। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, विच इज़ द टेरेस्ट्रियल डोमिनेटिंग फोर्स। तो आपने किस पे टिक करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट है इन द एटमॉस्फेयर इन विच द एटम्स आर आयोनाइज्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपीयर्स एंड consequently रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर वो रीजन होता है जहाँ पर लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट कर सकती है, इसके बाद लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इन विच द एटम्स आर आयोनाइज्ड, एटम्स आयोनाइज होती हैं कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, और वहाँ पर फिर क्या मौजूद होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मौजूद होगी, क्योंकि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं, हवा भी होती है, तो इसलिए वो सारे क्या करते हैं, उसको आयोनाइज कर देती हैं। तो किधर गया ये है, एंड consequent रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस वगैरह होती हैं, तो वो एक दूसरे से रब वगैरह होती है, तो जो वो आयोनाइज हो जाती हैं, तो इसलिए फिर वो क्या बनती हैं, लाइटनिंग का वो फिनोमेना होता है। तो ये डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि लाइटनिंग क्या होती है। फिलहाल आप ये समझ लें कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, कि ज़मीन पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी चार्ज इंड्यूस होता है, उस वजह से क्या जो प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग होती है। तो वह किस की वजह से हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में माइक्रोस्कोपिक यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। बिटवीन टू प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटी बिटवीन दैम। अब देखें जो दो प्रोटॉन्स हैं उनका मास बहुत ही स्मॉल होता है, कि अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो इसलिए उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी मैस है, इनके दरमियान हर मैस को के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है, लेकिन वो इतनी जो वो कम फोर्स होती है कि हम उसको स्टडी ही नहीं करते, कि मतलब है वो हमारी लिफ्ट ही हम उसको नहीं करवाते, क्योंकि वो बहुत ही वो वीक फोर्स होती है, इसलिए हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते। तो इसलिए, और ये जो फोर्स है ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर है। अगर आप 1 के साथ आप 36 जीरोस लगाएंगी, इतनी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें। इसलिए फिर हम इसलिए इसको स्टडी करते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है ही ज़ीरो, अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करते। फिर नेक्स्ट फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। यूनिवर्स की तीसरी फोर्स होती है, फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम से जाहिर है, वीक और न्यूक्लियर का मतलब ये न्यूक्लियस में मौजूद होगी। इट अपीयर्स ओनली इन सर्टन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके। इन बीटा डिके एंड इलेक्ट्रॉन एंड अ पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो इज एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। तो वो फिनोमेना जिसमें न्यूक्लियस टूट के वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं और एंटी और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीटा डिके। उसमें ये फोर्स क्या होती है, मौजूद होती है। क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर वीक हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियर फोर्स है। इट अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिनो विद अदर पार्टिकल्स। जो न्यूट्रिनो व जब अदर पार्टिकल्स के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, तो ये फोर्स मौजूद होगी। ये बाकी जो फोर्सेस थी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती थी। तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। तो यानी कि अगर एटम्स के दरमियान डिस्टेंस इतना है 10⁻16 मीटर, तो तब ये फोर्स मौजूद होगी। इससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ये फिर फोर्स मौजूद नहीं होगी। इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका नंबर क्या आता है, इसका थर्ड नंबर आता है। ये तीसरी नंबर पे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है। फिर नेक्स्ट है का यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम स्टडी आप करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। इन द न्यूक्लियस इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये एक न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी मौजूद होती हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब देखिए जो इसके अंदर प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। लेकिन हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स है वो किसके अंदर पाई जाती हैं, वो जी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। और हम साथ ये भी कहते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, और साथ में हम ये भी कहते हैं कि जी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाई जाती हैं। तो क्या उनके दरमियान फिर रिपल नहीं होगी, क्योंकि वो तो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस जो उनको क्या करता है, बाइंड करता है, प्रोटॉन्स को भी और न्यूट्रॉन्स को भी। किस फोर्स से बाइंड करेगा, जाहिर है क्योंकि इनके दरमियान रिपल्जन हो रही है, तो अगर इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाए तभी ये बाइंड हो सकती हैं, काबू में रह सकती हैं। अदरवाइज फिर ये न्यूक्लियस को तोड़ के एटम्स को तबाह करके निकल जाएंगे। तो इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम क्या कहती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस के पास फोर्स होती है जो क्या करती है, प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है, न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के मान रिपल्जन होती है, इसलिए वो फिर इसको क्या करती है, बाइंड करके रखती है। तो ये इस वजह से जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स a nucleus will be unstable due to the electric repulsion between the protons. This attractive force cannot be gravitational since force of gravity is negligible compared to electric force. अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं, अब ये भी कह सकते हैं कि जी जो प्रोटॉन्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है जो उनको अट्रैक्ट करके रख सकती है, लेकिन ये बात नहीं है। तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी प्रोटॉन्स के ग्रेविटेशन फोर्स हो सकती है क्योंकि वो मैसेज है, लेकिन प्रोटॉन्स का मैस इतना ना कम होता है, वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसलिए कोई और फोर्स होगी जिनको बाइंड करके रखते हैं, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स रेंज इज हाउएवर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो गो के ये का यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन ये बहुत स्मॉल होती है। 10⁻⁻15 मीटर तक ये फोर्स क्या करती है, रेंज तक ये वो एग्जिस्ट करती है, इसके बाद ये फोर्स ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, जिसको स्टेबल फोर्स फॉर न्यूक्लियस भी हम कह सकते हैं। तो ये तीनों फोर्सेज आपस में इक्वल होती हैं। न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स होती है तीनों आपस में इक्वल होती हैं। तीनों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं, न्यूट्रॉन्स के दरमियान, प्रोटॉन्स के दरमियान या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के दरमियान, उन सब को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी, लेकिन तीनों फोर्स आपस में इक्वल होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान ही होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान, लेकिन ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर तक ये लाई कर सकती है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 10 माइनस में जब होती हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो -15 छोटा है और -10 क्या है, बड़ा है। यानी कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इतना डिस्टेंस होता है, और ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू 10⁻⁻15। सो दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कम्पेयर टू 10⁻⁻15 मीटर। दैट्स वाई दिस फोर्स इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। पीपीएससी का ये 3rd लेक्चर था, जिसमें मैंने अभी तक आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया है,
और आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया और आपको फ्री फॉल के बारे में बताया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर्स का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आपका रिस्पांस माशाल्लाह अच्छा आ रहा है, तो इसको और अच्छा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी मेरा लेक्चर अपलोड हो तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। पीपीएससी का टेस्ट जल्दी आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट का जो पीरियड है इलेक्शन के करीब जा रही है, तो ज़ाहिर है पीपीएससी की जो जॉब्स हैं वो भी, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो भी जल्दी आ जाएं। और आपको पता है कि पीपीएससी का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए अभी से तैयारी पकड़ लें और मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपकी पीपीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर्स का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।